Hello and welcome to the final episode of the series all about breast milk. इस पूरे सीरीज में हमने ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और आई होप कि आपको ये इससे कुछ फायदा भी हुआ होगा। अब इस आखिरी एपिसोड में हम देखने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने के बारे में, जिसे पंपिंग भी कहा जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर पल्लवी वापटपिंगे के साथ। वेलकम मैम, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। सो लाइक आई सेड, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क। तो सबसे पहली बात ये, एक्सप्रेसिंग होता क्या है? तो एक्चुअली हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या फिर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में EBM भी हम इसे एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल मेथड है कि ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, मतलब बेबी विल लैच ऑन द ब्रेस्ट और फिर बच्चे को मिल्क मिलता है, बट यहाँ पे हम हमारी तरफ से मैन्युअली एफर्ट्स लेके ब्रेस्ट मिल्क जो है ब्रेस्ट में से एक्सप्रेस करेंगे और इसलिए उसको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कहा जाता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टर्म और जैसी टर्म है वही उसका मतलब है कि वी आर यूजिंग मैन्युअली या फिर मशीन जैसे भी हम इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से यूज करके हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कहा जाता है। तो ऐसा करते क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है एक्सप्रेस करने की या क्यों करना चाहिए? अगर हम बात करेंगे कि क्या इंडिकेशंस हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क के, तो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखते हैं कि जो प्री टर्म बेबीज हैं या फिर लो बर्थ वेट बेबीज हैं, ये NICU में एडमिट होते हैं। जो बच्चों का न्यूनेटल ICU जो होता है उसमें एडमिट रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम शुरुआत के दिनों में फीड उतना दिया नहीं जाता है बिकॉज द बेबी इज क्रिटिकल। तो ऐसी सब सिचुएशंस में जहाँ पे मदर एंड बेबी सेपरेटेड है, तो दैट इज वेयर इट इज इंडिकेटेड। तो ये हॉस्पिटल सेटिंग का फर्स्ट रीजन है जहाँ पे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत पड़ती है। दूसरा फिर है कि जैसे कि वर्किंग मदर्स जो हम बात करते हैं कि nowadays when we know that today more than 50% of women are working women, तो इसीलिए when these working women are becoming mothers, तो उन्हें they need to get back to their jobs। तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर 6 months ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली इवन बिफोर भी किसी को ज्वाइन करना पड़ता है 4th month 5th month में, तो फिर वहां पे फिर से हमें कुछ ना कुछ वी नीड टू प्लान समथिंग और वहां एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो एक रीजन है। फिर उसके बाद में अगर हम बोलेंगे तो अगर शुरुआत के दिनों में कभी कभी लैचिंग में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा बराबर से अटैच नहीं हो पा रहा है ब्रेस्ट पे, या फिर मदर को बेबी के एफर्ट्स बराबर ना होने की वजह से और मदर का मिल्क सप्लाई अच्छा है लेकिन उतना बैलेंस नहीं आ रहा है, तो एनगॉर्ज हो रही है ब्रेस्ट हार्ड होने के चांसेस, ऐसे सिचुएशन में भी हमें मिल्क एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। एंड फोर्थ वन इज दैट एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लैक्टेशन और इंक्रीजिंग द मिल्क फ्लो। तो ऐसे ये इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हमें एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत पड़ती है। okay. तो जैसा आपने कहा कि अगर प्री टर्म बेबी है, हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ इशू है उसमें, या वर्किंग मदर्स है जिनको वापस से काम शुरू करना है आफ्टर डिलीवरी, उस केस में हेल्पफुल होता है, या इवन मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, या अगर कोई लैचिंग इश्यूज है, तो इन सब केसेस में एक्सप्रेस मिल्क होने के कारण आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चे के लिए, ये उसमें हेल्पफुल रहता है। तो ये तो हमने देखा कि क्यों करना है, पर कैसे कर सकते हैं ये ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस? तो आपने कहा मैन्युअली भी कर सकते हैं और पंपिंग भी होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी। सो एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क, तो एक चीज होगी हैंड एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या फिर एक होगी पंप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और पंप में भी मैनुअल पंप आता है एंड इलेक्ट्रिक या मशीन जनरेटेड भी पंप आता है। तो पहले हम बात करेंगे हैंड एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। तो जब हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द मूड ऑफ द मदर। सो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड जहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं कि प्रीटर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, दे आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड मदर्स आर बीइंग टोल्ड कि आप मिल्क निकालिए और भेजिए। इट इज सच अ सिंपल स्टेटमेंट टू से कि मदर को बोल दो दूध निकाल के बच्चे के लिए भेजना है, बच्चे को दूध स्टार्ट करना है।
बट मदर इतनी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द बेबी ओनली कि मेरा बेबी कैसा है क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में वो स्ट्रेस जो है वो आपके मिल्क आउटपुट को अफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, having that confidence within you कि yes I would be able to give milk to my child even if my baby is away from me। एंड thirdly जैसे लास्ट एपिसोड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, जो लव हार्मोन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग मिल्क व्हिच इज रेडी। तो रेडी मिल्क होने के बावजूद कभी कभी मिल्क नहीं आता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। तो सबसे पहली स्टेप जो है हमारी वो यही है कि मूड ऑफ द मदर शुड बी रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड एकदम। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है कि हैंड वॉश। हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ एक चीज याद रखनी है कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी फ्रेंडली, हाइजीन वाइज ऑल्सो इट्स वेरी गुड, बट एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, और वैसे में हमें सारे सैनिटाइजेशन जो है, हाइजीन जो है मेंटेन रखना जरूरी है। तो सोप वाटर से हैंड वॉश करना है, दैट इज आवर स्टेप 2। स्टेप 3 आएगी हमारी कि हमें सिटिंग पोजीशन में एक्सप्रेस करना है। बाकी लेट के वगैरह इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके, बिकॉज लेटे हुए पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन जो हम बोलते हैं, उसमें ब्रेस्ट जो है वो पीछे चली जाती हैं, तो फिर उसमें से एक्सप्रेस करना वगैरह इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन वी सिट, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑल्सो वी आर एबल टू होल्ड द ब्रेस्ट वेल, और अच्छे से हम आगे की स्टेप्स कर पाएंगे। तो सिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और फिर उसके बाद हमें जेंटल मसाज करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली आई हैव यूज्ड दिस बॉटल एज अ सिमुलेटर। तो इसका जो सामने वाला एंड है, हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये एरियोला है। नाउ एवरीबॉडी इज वेल एक्वेंटेड विद व्हाट एरियोला इज, और इसके सामने निप्पल रहेगा, ठीक है। तो ये एरियोला है, और ये हमारा बाकी का जो ब्रेस्ट का पोर्शन है। तो ब्रेस्ट को मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। स्पेशली जैसे मैंने बोला था कि एनगॉज अगर ब्रेस्ट हो रही है, या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ब्लॉक मिल्क डक्ट है, तो इसीलिए मसाजिंग लाइटली एकदम हल्के हाथों से जब हम ब्रेस्ट पे सब जगह पे मसाज करेंगे, तो दैट विल हेल्प टू इनिशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हम यहाँ कर सकते हैं कि वार्म क्लॉथ भी आप रख सकते हैं, दैट ऑल्सो एक्चुअली वहाँ का ब्लड सप्लाई थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है और स्टिमुलेशन मिलता है। इट इज इक्विवेलेंट टू मसाज, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप हो गई। अब है उसके आगे की स्टेप है कि जो आपके दोनों हाथों से आपको ब्रेस्ट को होल्ड करना है, तो हमें सी शेप्ड होल्ड बनाना है, ठीक है। सी को हम थोड़ा नीचे से ऐसे करेंगे तो यू हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट कहाँ पे हमें होल्ड करना है, इसीलिए मैंने बताया ये ब्लू पोर्शन जो है ये एरियोला है, ठीक है। तो एरियोला से 1 इंच पीछे, ओके, ठीक है, 1 इंच पीछे हमें वहां पे पकड़ना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने पकड़ा है, ये ऐसे पकड़ा है, या फिर मैं ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बार हम लोग मदर्स को ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो राउंड बैंडेड्स आते हैं ना, तो वो आप एरियोला से 1 इंच पीछे यहाँ पे और यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो बैंडेड्स आर वेरी इजी, उससे कुछ आपको तकलीफ नहीं होने वाली, बट वो आपको शुरुआत के दिनों में लोकलाइज कर देगा वो, एग्जैक्टली, कि यहाँ पकड़ना है ऐसे। तो आप यहाँ पे वो बैंडेड, राउंड बैंडेड्स भी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर योर ओन इंडिकेशन कि दिस इज द लाइन काइंड ऑफ। तो वहां पे हमें पकड़ना है, ठीक है। अब हमने ये होल्ड किया है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमें याद रखना है कि होल्ड करके थोड़ा ऐसे पिंचिंग जैसा पोजीशन होता है, वो पिंच किया जाता है, लेकिन पिंच करते टाइम थोड़ा हमें बैक, पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि ऐसे बैक, इस तरह से बैक नहीं करना है कि एरियोला या निप्पल जो है वो स्ट्रेच हो रही हो। इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट वी आर टेकिंग द होल ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा सा पीछे, बिकॉज नेचुरली भी जब बच्चा फीड करता है तो वो भी उतना प्रेशर डालता है और वो बैक जाता है, ठीक है। तो वो करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा बैक करते हैं हम, और उसके बाद में हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि प्रेस मतलब बैक प्रेस, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स, बैक प्रेस, कंप्रेस, रिलैक्स, कंप्रेस, रिलैक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बिकॉज मेनी अ टाइम्स जैसे मैंने बोला कि इट्स वेरी इजी टू से कि मदर को बोल दो, तो ऐसे बोलने के बाद में मदर को गाइड ही नहीं किया जाता है कि कैसे निकालना, कैसे एक्सप्रेस करना। हाँ, तो मदर्स क्या करती हैं, ये ऐसे सामने जाती है, ऐसे 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 पूरा आगे तक के जाती है, ऐसे ऐसे आगे तक जाती है, ठीक है। एंड दैट्स वेरी नेचुरल टेंडेंसी, हमें लगता है कि हम ऐसे
मिल्क को आगे आगे सरकाएंगे तो दूध बाहर निकलेगा, बट दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। हमें एक्चुअली बेबी का जो नेचुरल मेथड है जिसमें बेबी कंटिन्यूअसली सकिंग करता है वो मेथड यूज करके, और इसलिए हमें प्रेस कंप्रेस रिलैक्स, प्रेस कंप्रेस रिलैक्स, और इसमें एक रिदम आ जाती है, तो रिदम जो है विल बी लाइक योर बेबी ओनली। ठीक है, ये अगर हम करेंगे आगे की तरफ लेके जाएंगे, और अगर हमने एरियोला को हाथ लगाया और निप्पल को हाथ लगाया तो उसका हमें ही प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज एज वी नो द निप्पल एरिया इज वेरी सेंसिटिव। जब बच्चा सिर्फ निप्पल सकिंग करता है तो उससे भी सोर निप्पल होते हैं। उसी तरह जब ये एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जब करते समय गलत मेथड यूज की जाए तो फिर वहां पे सोर निप्पल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप्स हैं। और एक और चीज जो मैंने बोला, शुरुआत में जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आप करना है तो डोंट वरी कि अरे मिल्क क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, 5-6 प्रेसेस आराम से, 8-10 प्रेसेस शुरुआत में मिल्क नहीं आएगा, फिर मिल्क आना चालू होता है। एंड इवन यू कैन ऑल्टरनेट ऑल्सो, कि पहले ये साइड में किया फिर से इधर किया शुरुआत में 4-5 बार। जब आप व्हेन यू आर गेटिंग यूज्ड टू दिस, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे हम बेबी को नॉर्मली फीड करते टाइम पूरा 15 मिनट एक साइड से करते हैं उसके बाद में दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, वैसा नहीं करना है। शुरुआत में 5 to 6 यहाँ पे हमने पंपिंग एक्शन की हमारी, प्रेस कंप्रेस रिलैक्स, फिर उसके बाद हमने दूसरे ब्रेस्ट पे लिया, और फिर फ्लो आने लग जाता है। फ्लो आने लग गया कि फिर यू कैन रेस्ट ऑन दैट साइड ओनली। और कब तक करना है, तो जब तक अच्छा फ्लो आ रहा है तब। ठीक है, इनिशियली ड्रॉप्स आएंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें मेरे ध्यान में आ रही है। एक तो जो आपने बताया कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि थोड़ा सा रिलैक्स करना है खुद को, सही पोस्चर में बैठना है, सुपाइन पोजीशन में नहीं है, बैठे पोजीशन में रहना है, और सही तरीके से जो आपने प्रेस कंप्रेस रिलैक्स जो आपने वो बताया है 3 स्टेप्स है, कि थोड़ा सा बैक लेके बेबी का जो नेचुरल फीडिंग एक्शन है उसे हमें सिमुलेट करना है। एग्जैक्टली। तो ये बात तो बहुत ही ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक इससे आपने जो इसके बाद में कहा कि दोनों साइड से कर सकते हैं, तो इसमें ये बात ज्यादातर आई थिंक लोगों को पता नहीं रहती है, इसमें डाउट भी होता होगा कि जैसे फीड करते टाइम हम बोलते हैं कि पहले पूरा एक साइड एम्प्टी करना चाहिए, या पहले हाइंड फोर मिल्क फिर हाइंड मिल्क, तो इसमें एक्सप्रेस में भी ऐसा ही कुछ है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज्यादातर मदर्स को पता नहीं रहता होगा। और दूसरी बात ये भी आपने कही कि कितना क्वांटिटी आएगा, तो इस पर भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि मैं पंपिंग कर रही हूँ लेकिन सिर्फ 30 ml आ रहा है, बहुत कम है, तो लाइक विद प्रैक्टिस क्या ये इम्प्रूव हो जाता है? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क इटसेल्फ इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क फ्लो, तो इसीलिए मिल्क फ्लो जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, इवन 30 ml इज अ वेरी गुड अमाउंट, ओके, बिकॉज इनिशियली तो जब शुरुआत होती है इट स्टार्ट्स विद फ्यू स्पून्स, ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली वो होगा। तो इसलिए मदर्स को एक ही एडवाइस है इसमें कि डू नॉट गेट कंसर्न्ड अबाउट दिस, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, जहाँ पे हमें शुरुआत में दूध भेजना है तो धीरे धीरे मिल्क बच्चे का बढ़ाया जाता है, तो इसीलिए आप बहुत कंसर्न मत होइए कि मैं जितना भेज रही हूँ वो कम पड़ रहा है क्या, डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रेजुअली ही बच्चे का दूध बढ़ाया जाता है और आपका भी फ्लो तब तक आने लगेगा। और दूसरी बात, फॉर वर्किंग मदर्स वगैरह जो हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली सेट हो चुका है, सो देयर इज वेल सेट फ्लो, मिल्क फ्लो इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विद इन लाइक फ्यू डेज ही समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, और एग्जैक्ट प्रोसीजर आप करेंगे तो अच्छे से मिल्क आएगा आराम से। 90 ml, 110, 120 ml तक के भी मिल्क आ सकता आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो जैसा कि मैडम ने कहा कि शुरू में मिल्क का रिक्वायरमेंट भी कम है, तो कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है इसके बारे में चिंता ना करिए, क्योंकि पंप करने से भी मिल्क सप्लाई बढ़ता है। जैसे बच्चे के दूध पीने से सप्लाई बढ़ता है, वैसे ही पंपिंग से भी सप्लाई बढ़ता है। तो इसलिए डू नॉट वरी अबाउट द क्वांटिटी, बट कीप ऑन डूइंग इट। क्या कोई शेड्यूल होता है मैम इसका कि कितना लाइक यू नो एवरी 2 hours 3 hours करना चाहिए, या एक और चीज होती है कि मैनुअल करने से कम रहेगा और पंप से ज्यादा, तो ये भी ऐसा भी कुछ होता है? तो
तो मैं सेकंड क्वेश्चन पहले डील करूंगी कि जैसे हमने अभी जो बात की दैट वाज अबाउट हैंड एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। वही जब हम पंप के बात करते हैं तो पंप में बेसिकली पोर्शन आता है, फनल जैसा पोर्शन आता है विच कवर्स योर एरियोला एंड निपल। ठीक है, और यहाँ पे जो सील बैठना जरूरी है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत टाइट फिटिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें मल्टीपल साइजेस भी बहुत बार आते हैं तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैनुअल वाले में एक सिंप्लिसिटी ये आ जाती है कि आपको जो ब्रेस्ट पे करने के बजाय आपको उस पंप में एक ऐसा होल्ड जैसा रहता है, उसको हम दबाते हैं तो वो पंप वो काम करता है जो हमें हाथ से करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाले में वो भी हमें नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली वो मशीन पे चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैनुअल से कम दूध आएगा और इलेक्ट्रिक से या फिर पंप से बेसिकली ज्यादा आएगा। बात है एफर्ट्स की कि थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेशन में एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, तो इस वजह से हमें ये भी लगता है कि इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग और तो उतना मिल्क नहीं निकल रहा है। वर्सेस जब हम बात करते हैं कि मशीन या फिर मैनुअल पंप हम इस्तेमाल करते हैं तो रिलेटिवली जल्दी आता है दूध और कम एफर्ट्स में आता है, तो हमें लगता है कि शायद ज्यादा दूध आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपने बताया कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का अगेन गोज टू द फैक्ट कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में बेबीज आर कंप्लीटली इन द NICU एंड मदर्स आर सेपरेटेड, तो वहां पे उन्हें अराउंड एवरी 2 आवर्स ये करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आप वर्क रीजन से आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो, आपका बच्चा ऑलरेडी 4-5 महीने का हो गया है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि सबसे पहला एक स्टेप आपने ये जरूर करना है कि आपका जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसके 1 महीने पहले से आप एक्सप्रेस करना शुरू करो। ठीक है, क्या हो जाता है कि अरे अब मेरे 4 दिन में ज्वाइनिंग आ गया है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 महीने पहले से, बिकॉज इफ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं एक्सप्रेस करने में, या फिर आप डिसाइड कर सकती हैं whether you want to use a manual pump or an electric pump। ठीक है, so these decisions are taken swiftly and smoothly instead of in a hurry। ठीक है, तो इसलिए 1 महीना पहले शुरू करना है। दूसरा, हमारे पास स्टोरेज फिर आ जाएगा मिल्क का, तो वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और तीसरा, even आप during that 1 month also you can actually start giving your child just one small feed with a vati spoon or katori chammach or paladai, because the baby is completely आदत डलवाने के लिए। exactly। तो ये हमें steps लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए कितना frequently करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि what is the purpose। तो it can range from 2 to 3 hours every 2 to 3 hours से लेके इवन जैसे वर्किंग मदर सिर्फ 2 बार निकालती हैं दिन में, दैट इज ऑल्सो ओके। तो फ्रीक्वेंसी और आप का जो प्रोसेस है कि मैनुअल या इलेक्ट्रिक या कैसे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पस से कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत एक्सटेंसिवली पंप करना है तो इलेक्ट्रिक पंप्स या मैनुअल पंप्स आर बेटर, क्योंकि उससे इजीली हो जाता है, थोड़ा जल्दी वो प्रोसेस हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये तो हमने देखा कैसे। अब स्टोर कैसे करते हैं इसे। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि हमारा कंटेनर जिसमें हम दूध कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए। प्रेफरेंशियली इट शुड बी स्टील। ओके, सेकेंडली फूड ग्रेड प्लास्टिक जो होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी प्रेफरेंशियली स्टील इज द बेस्ट। ठीक है, इवन ग्लास इज एन ऑप्शन। ग्लास और फूड ग्रेड प्लास्टिक जो कि पॉलीकार्बोनेट और उसका बना हुआ रहता है, और स्टील, बट स्टील इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में स्टोर कैसे करेंगे, तो एक चीज है प्रेफरेंशियली हमें ये याद रखना है कि स्मॉलर साइज ऑफ कंटेनर्स होने चाहिए। इवन दो 120 ml आप अगर आपका आ रहा है आउटपुट, बट डोंट कीप इट इन 120 ml बॉटल। ओके, ठीक है, ट्राई टू कीप इट इन द लिक्विड्स ऑफ 30 to 40 ml या 50 ml काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैं जैसे बताऊंगी आपको कि हाउ टू यूज, तो फिर मैं उसको डिटेल में जाऊंगी। अभी फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि इट शुड बी इन स्मॉलर प्रोपोर्शंस। 120 ml 150 ml इतना सारा एक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ रखना है और कैसे रखना है, तो अगर हम जैसे रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो विद इन 6 hours कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जो मदर्स वर्किंग है और वो निकाल रही हैं दूध, उन्होंने दूध अभी जस्ट निकाला एंड शी वेंट फॉर हर जॉब, तो घर में जो भी हैं
वो विद इन 6 आवर्स उस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं. इट शुड बी कवर्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. और अगर हम बात कर रहे हैं कि NICU में मदर्स दूध दे रही है, तो वहां पे तो वो मोस्टली इमीडिएट यूज के लिए ही रहता है कि आप निकालो और भेज दो, तो वो वहां पे दे देते हैं. ठीक है. अब अगर हम इसे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि 1 महीने पहले से आप शुरू कर दीजिए, इसमें जो है हम इस दूध को फ्रिज में रख सकते हैं. फ्रिज के कंपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो ऊपर फ्रीजर है हमारा और नीचे जो हमारा रेगुलर यूज. तो रेगुलर यूज के कंपार्टमेंट में अगर हम रखते हैं तो वी कैन कीप इट फॉर 5 days. ओके. एंड इट शुड बी केप्ट एज बिहाइंड एज पॉसिबल. कूलिंग ज्यादा मिले उससे. एग्जैक्टली, क्योंकि हमें टेम्परेचर चाहिए अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो वो टेम्परेचर जो है वो वहां पे मेंटेन रहेगा. डोज में बिल्कुल नहीं रखना है. ठीक है. एंड एक और चीज है, हर एक के ऊपर लेबल लगाना है और डेट डालना है. ठीक है. डेट इसलिए डालना है बिकॉज जैसे मैंने बोला कि फ्रिज में नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल कंपार्टमेंट में 5 days तक के हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसलिए जो आपका ओल्डेस्ट होगा वो कंटेनर पहले यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद में अगर हमें और ज्यादा लंबा मोर देन 5 days से भी ज्यादा स्टोरेज रखना है करके, तो फिर वो जाएगा ऊपर हमारे फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट में. फ्रीजर में इट विल बी फ्रोजन. सो वहां पे एक चीज हमें समझना है कि फ्रोजन मिल्क के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं कि उसमें कुछ जो हमारी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज है मिल्क की जो है वो थोड़ी कम हो जाती है. फिर फैट कंटेंट जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है. लेकिन फिर भी इट इज एनी टाइम बेटर देन अदर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ह्यूमन मिल्क. तो फ्रोजन का एडवांटेज ये है कि ये 2 weeks के लिए रख सकते हैं. ओके. ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज कि एज वी नो कि मिल्क का जो है आफ्टर फ्रीजिंग उसका वॉल्यूम बढ़ता है. तो इसलिए एकदम फुल भरा हुआ बॉटल या फुल भरा हुआ छोटा डब्बा वैसा नहीं होना चाहिए. उसमें स्पेस होनी चाहिए ताकि जब वो फ्रोजन हो जाए तो उससे एक्सपांड होने के लिए उसकी स्पेस होनी चाहिए. तो ऐसे हम ये 3 जगहों पे रख सकते हैं. इसके अलावा भी डीप फ्रीजर का ऑप्शन रहता है जो कि होम सेटिंग्स में इट्स नॉट एक्चुअली नीडेड. डीप फ्रीजर में 3 to 6 months तक के भी मिल्क रखा जा सकता है. बट दैट इज नॉट फॉर होम सेटिंग्स, तो हम वी वोंट कंसिडर दैट. बट ये जो ऑप्शंस हैं हमारे रेफ्रिजरेटर के, ये हमें मालूम होना जरूरी है. Okay. So as much as 2 to 3 weeks also in case you can build a stash when you are planning to work, और फिर आप पैसे उसको स्टोर कर सकते हैं. Okay. और जैसे आपने कहा कि आप बताएंगे उसको स्टोर किया हुआ मिल्क तो है, पर उसे यूज कैसे करेंगे? अब हमने फ्रीजर से या फ्रिज से निकाल लिया है तो उसे कैसे यूज करते हैं? तो जब हम फ्रीजर से निकालते हैं तो उसे थॉ करना पड़ता है. ठीक है. थॉ करने के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि फ्रीजर से निकाला हुआ दूध जो है वो आप ओवरनाइट फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. नॉर्मल कंपार्टमेंट में रात में रख दिया, आपको कल लगने वाला है, यू नो दैट, तो आपने वो रात में शिफ्ट कर दिया वहां पे. और फिर नेक्स्ट डे फिर उसको जो है जब हम फ्रिज में से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं तो आई थिंक इन 15-20 मिनट्स इट रीचेस द नॉर्मल टेम्परेचर. उतनी देर में वो नॉर्मल आ जाता है. या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सीधा जो फ्रोजन जो हमने निकाला हुआ है उसे हम जैसे और हम हमारी जो चीजें रहती हैं कि वाटर में उसको हम थोड़ा सा ये करेंगे या रनिंग वाटर टैप वाटर पे से वो डब्बा लेके जाएंगे तो उससे भी वो थॉ हो जाता है. ठीक है. और थॉ हो रहा है हुआ है कि नहीं आपको पता चलेगा जब वो उस डब्बे में से निकलने के लिए इजीली रहेगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी लिक्विड हो जाएगी. ऐसा. बट थॉ होने के बाद में 1 to 2 hours में उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए. ठीक है. एंड उसमें बचा हुआ जो है वो फेंक देना है. यू आर नॉट सपोज यूज नहीं करना है. मतलब फिर से फ्रिज में रख फिर दिया से फ्रिज में इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं करना. एंड दैट इज द रीजन दैट वी नीड स्मॉलर कंटेनर्स. ठीक है. तो 30 ml या 50 कम हो. एग्जैक्ट. नहीं तो 150 ml कलेक्ट करके कोई यूज ही नहीं हो. अगर बच्चे ने सिर्फ 60 ml पिया तो बचा हुआ 90 ml आपको फेंक. ओके. सो इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रोजन जो मिल्क है उसे आपको गर्म वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. उसे थॉ करना है, यानी कि जैसे किसी आप पानी के बर्तन में उसे रख दीजिए या थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसमें आप रख सकते हैं. और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में हम रख सकते हैं. उसे वार्म वाटर में भी रख सकते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है. और नो माइक्रोवेविंग एंड नो हीटिंग ऑन द गैस. नो हीटिंग. सो ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको किसी भी तरह से हीट नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही देना है. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट.
तो आई थिंक हमने बेसिक तो सब कुछ कवर कर लिया है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, किस फ्रीक्वेंसी से क्यों करना है, स्टोरेज कैसे करना है, रीयूज कैसे करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज सुनने में आती है, अगर किसी का सप्लाई बहुत ज्यादा है और बेबी का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, या फिर आपने एक लेट्स से डीप फ्रीजर में, आपके फ्रीजर में भी आपने बिल्ड करके रखा है सप्लाई जिसका आपको यूज नहीं है, तो उसका क्या कर सकते हैं? बिकॉज ऐसा काफी हम लोगों ने देखा है कि कुछ मदर्स डोनेट भी करती है ब्रेस्ट मिल्क। सो इसके क्या ऑप्शंस रहते हैं? सो एक्चुअली जब हम बात करते हैं डोनेटिंग द मिल्क, तो व्हेन डोनेशन कम्स देयर हैज टू बी अ बैंक, सो दैट्स व्हाई ह्यूमन मिल्क बैंक्स अवेलेबल हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया सभी सिटीज में नहीं है, बट मेजर सिटीज, मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, एंड काफी जगहों पे ये गवर्नमेंट सेटअप्स में है। सो यहाँ पे हम जो है मिल्क डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इवन ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में इसलिए बनाई गई है बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि प्रीटर्म मदर्स जो हैं, या तो ये मदर्स जो हैं ये मिल्क निकालती हैं, बट उस टाइम पे शायद उनके बच्चे को उतना जरूरत नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा रहता है फिर वो ह्यूमन मिल्क बैंक में जा सकता है। तो वो ऑप्शन है। इवन बहुत बार ऐसे होता है कि जो हम लोग बोलते हैं लेट डाउन मिल्क जो आता है, व्हेन यू आर फीडिंग ऑन योर वन ब्रेस्ट, द अदर ब्रेस्ट इज आल्सो थोड़ा सा लेट डाउन होता है, तो उसे ड्रिप मिल्क बोलते हैं, तो वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट कैन आल्सो बी गिवन, बट इट विल बी मोर ऑफ लाइक फ्लोर मिल्क की कंसिस्टेंसी का रहता है वो, और थोड़ा उसका कैलोरी कंटेंट वगैरह कम रहता है, बट आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन मिल्क, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर द बेबी, तो वो भी हम डोनेट कर सकते हैं। या एक्चुअली दैट्स ट्रू। तो इसीलिए हम वो ह्यूमन मिल्क बैंक में डोनेट कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में आपके ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं इफ यू फील दैट यू हैव इनफ मिल्क, and proper consent is taken, because this is something that you're doing willingly, nobody is forcing you to do that, and you need to understand that कि डोनेट करने से आपके बच्चे को दूध कम पड़ने वाला है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है, और फिर उसके बाद में ह्यूमन मिल्क बैंक में मिल्क स्टोर करने की देयर आर वेरियस स्टेप्स, because they need to check it for all the viral infections like hepatitis B, HIV, फिर उसके बाद में बैक्टीरियल कंटामिनेशन चेक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइज एट 60 डिग्री और 63 डिग्रीज पे होता है वो, और पैस्चराइज होने के बाद फिर से उसका बैक्टीरियल ये चेक किया जाता है कि कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन देन दैट मिल्क इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर एंड इज केप्ट रेडी इन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीजर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, और उस हिसाब से वो लंबे समय के लिए फिर मेंटेन किया जा सकता है। So this is how the human milk bank functions, and it's there in Mumbai, Pune, Bangalore, major cities में है, बाकी जगहों पे धीरे धीरे आ रही हैं, but surely we can think about it, and it would be really a very good task and a good gift for other babies also, that you know जहाँ पे कुछ ऐसी situations आ गई हैं that the baby is unfortunately orphaned or the mother is very sick and cannot give milk, तो ऐसे situation में ये बहुत So अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। जैसे हम लोग आई थिंक ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, ये सब तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन मिल्क भी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आप दे सकते हैं किसी और को। अपने बच्चे को तो आप देते ही हैं, बट दिस इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी नोबल कॉज दैट यू कैन do. So yes, interested mothers can definitely express milk, and excess milk can be donated for the needful. So तो यहाँ पर आई थिंक हमारा एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क का सेशन यहाँ समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारी ये जो सीरीज है ऑल अबाउट ब्रेस्ट मिल्क, ये भी आज हम इसको एंड कर रहे हैं। तो अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए हमने एड्रेस नहीं हुए हैं कुछ, तो प्लीज राइट टू अस। वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन यूट्यूब, एंड द लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप प्लीज हमें पूछिए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही जवाब और सही मदद दे सके। With this, I would really like to thank you once again, ma'am, for doing this. This has been a real pleasure for me also. Yes, and it has been a great learning for me and for all of us, I'm sure. क्योंकि इतनी माइन्यूट, इतनी फाइनल थिंग्स होती है जो कि हम मिस कर जाते हैं, पर आपने बहुत ही पेशेंटली और बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया,
and thanks again for your time and for your help. Stay tuned for more. Thank you so much.